हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। आज की वीडियो में जो तीसरी घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आप घटना सुनने के बाद इंस्टाग्राम पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप में से बहुत लोग वीडियो देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टेरी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये घटी थी वेलिस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। वेलिस पेशे से एक कुक था, लेकिन कभी कभी मूड फ्रेश करने के लिए वो अपनी कैंपिंग वैन को लेके कैंपिंग के लिए चला जाता था। अब आगे की घटना मैं आपको वेलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम वेलिस है और ये घटना है जेमिनी की। जब मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं किसी को बिना बताए अपनी कैंपिंग ट्रक लेके कैंपिंग के लिए चला जाता हूँ। मेरे मॉम डैड का घर मुझसे बहुत दूर था, मैं उनके साथ नहीं रहता था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 25 साल की थी। ये घटना है 2008 की और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। अपनी जॉब से मैंने 5 दिन की छुट्टी ले ली थी और मैंने अपना सारा सामान अपने कैंपिंग ट्रक में डाल के जेमिनी से बाहर एक आउटर नेशनल पार्क में कैंपिंग के लिए चला गया था। मुझे वो जगह बहुत प्यारी लगती थी, ज़्यादातर मैं वहीं कैंपिंग के लिए जाता था। मुझको अपनी कंपनी एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए मैं अकेले ही रहता था। मेरे जितने दोस्त थे वो सब रेस्टोरेंट में ही काम करते थे और वो सब वहीं के शेफ थे। उनके अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मैं अपनी वैन लेके सुबह के वक्त अपनी कैंपिंग लोकेशन के लिए निकल गया। जब मैं सिटी एरिया से बाहर आया तो मुझको लगा कि अब मुझको पुलिस का कोई भी खतरा नहीं है। तो मैंने अपने पास रखी वाइन की एक बोतल निकाली और वाइन पीते हुए ही अपनी कार को चला रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी, लेकिन मैं जहाँ जा रहा था उस जगह विजिटर्स और पुलिस वाले बहुत ही कम जाते थे, इसलिए मैंने वाइन पीने की सोची। मैंने एक हल्का सा म्यूजिक भी कार में चला लिया और वाइन पीते हुए अपनी वैन को ड्राइव कर रहा था। वो मौसम भी काफ़ी अच्छा था। करीब 2 घंटे बाद मैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गया और वहां पे बैठा हुआ था। मैंने वैन चलाते हुए करीब 2 बोतल वाइन पी ली थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी और मुझे हल्का हल्का नशा भी होने लगा था। वो जगह बहुत ही ज़्यादा शांत और अच्छी थी। मुझको वहाँ पर काफ़ी आराम और सेटिस्फैक्शन मिलता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा इस जगह को शायद और कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि ये काफ़ी शांत और खूबसूरत जगह थी। यहाँ आके ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। हर बार की तरह मैंने अपनी उसी जगह पर अपनी कार को खड़ी कर दिया। जहाँ पर मैं अपनी वैन को पार्क करता था उस जगह से मुझे पूरा जंगल और उसके सामने बहता पानी मुझको साफ साफ नजर आता था। उस वक्त दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा नशे में भी था। मैंने सोचा था कि अभी अंधेरा नहीं हुआ है और अभी टाइम भी बहुत बाकी है। तो मैंने अपनी वैन को बंद किया और अंदर से सारा कैंपिंग का सामान निकाल के बाहर रख दिया और अपनी कैंपिंग चेयर भी निकाल ली। कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि मैं सो जाऊं, क्योंकि अभी मुझे नशा बहुत हुआ है और मैं अपना कैंप ठीक से सेटअप भी नहीं कर पाऊंगा। कुछ देर सोने से मेरा थोड़ा नशा उतर जाएगा और फिर मैं अपनी ट्रिप को एंजॉय करूंगा। यही सोच के मैं थोड़ा आराम करने लगा। मैं अपने वैन के बाहर अपनी कैंपिंग चेयर पे बैठा बैठा सो गया। जब रेस्टोरेंट में मेरी शिफ्ट खत्म होती है तो मेरे हाथ में पहनी घड़ी का अलार्म 8 बजे अपने आप बज जाता है, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि अब मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। उसी तरह उस वक्त भी 8 बज चुके थे और मेरी घड़ी का अलार्म बजा। अलार्म से जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि मेरे सामने घंघोर अंधेरा जंगल है और काफी रात हो गई है। मैं एकदम चौंक के उठा और बहुत हैरान हो गया, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी जंगल को अंधेरे में एक बार में नहीं देखा था और पहली बार मुझको वो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तुरंत अपनी वैन के अंदर अपनी फ्लैश लाइट को ढूंढने गया
लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मेरे वैन के अंदर भी लाइटिंग लगी थी, लेकिन वैन का इग्निशन ऑफ था, इसलिए अंदर की लाइट ऑन भी नहीं हो रही थी। मैंने टॉर्च को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी वैन की चाबी लेके वैन के इग्निशन को ऑन किया और लाइट जला ली। वैन के अंदर की लाइट तो जल गई, लेकिन मैंने गलती से वैन की मेन लाइट्स भी ऑन कर दी, जिससे पूरे जंगल में रोशनी हो गई। मेरे वैन की लाइट सामने पेड़ों पर पड़ी और वो बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। मैंने पहली बार ऐसा कुछ इस जगह पे एक्सपीरियंस किया था। मैं वैन के अंदर ही बैठा हुआ था। जैसे ही लाइट सामने पेड़ों पर पड़ी, वहां पर मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची खड़ी है जो मेरी तरफ ही देख रही है। वो मुझसे करीब 30 यार्ड की दूरी पर थी। उसको देख के मैं एकदम हैरान हो गया। उसकी उम्र करीब 8 से 9 साल की होगी और मुझको देख रही थी। मैं कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसको देख रहा था। मुझको लग रहा था कि शायद मुझे नशा ज़्यादा हो गया है। मैंने सोचा कि मैं एक बार वैन से उतर के देख लूं। मैं जैसे ही वैन से नीचे उतरा, मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं है। शायद वो मेरा वहम था। उस बच्ची को देख के लग रहा था कि उसकी उम्र करीब 8 से 9 साल की होगी। सच में मुझको बहुत अजीब लगा था। जब वो लड़की वहां से गायब हो गई, तो मैं दोबारा अपनी फ्लैशलाइट को कार में ढूंढने लगा और वो मुझे मिल भी गई। काफी अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने अपने कैंप को नहीं लगाया। मैंने सोचा कि मैं अपने वैन के अंदर ही सो जाऊंगा। मेरे कैंप का सारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। मैंने वैन के बाहर कैंप फायर जलाई और उसको जला के वहीं पर बैठा हुआ था। मैं अपने साथ कुछ सैंडविचेस लाया था, उसको खा रहा था और साथ ही मेरे पास और वाइन्स की बोतल थी। मैं सैंडविच खाते खाते वाइन पी रहा था और गाने सुन रहा था। उस वक्त मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। सब कुछ एकदम शांत था। जंगल पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था और बहते हुए पानी की आवाज मुझको साफ साफ सुनाई दे रही थी। जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था, वहां से जंगल मुझको एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों, हर बार की तरह इस बार वो एहसास नहीं हो रहा था। वो जंगल बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था। रात में जो कीड़े मकोड़ों की आवाज आती है, वो भी नहीं आ रही थी। लेकिन इस बात पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठ के सैंडविच खा रहा था। और तभी मुझको एक आवाज आई, मुझे भी सैंडविचेस खाने हैं, मुझे भूख लग रही है। मैं ये आवाज सुन के चौंक गया। ये आवाज एक छोटी बच्ची की आवाज थी और ये आवाज जंगलों के अंदर से आई थी। कुछ सेकंड बाद मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई। मैंने सोचा कि 3 बॉटल वाइन पीने के बाद आवाजें तो सुनाई देंगी ही। मैं चुपचाप फिर से बैठ गया और सैंडविच खाने लगा और अपने टेप का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे गाना सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। मैं अपने वाइन का दूसरा सिप लेने ही जा रहा था। मुझको दोबारा जंगल की तरफ से किसी की हंसने की आवाज आई और अब मैं डर गया था। मेरे हाथ से सैंडविच और बॉटल दोनों गिर गए थे। बॉटल जमीन पे गिर के फूट गई थी और मैंने तुरंत म्यूजिक को बंद किया। ये मेरा कोई वहम नहीं था। उस जगह पे मेरे अलावा और भी कोई था जो मुझे देख रहा था। वो आवाज जंगल के उसी तरफ से आई थी जिधर से पहले मुझे आवाजें सुनाई दी थी। ये एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाज थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा जोर से बोला, तुम कौन हो? जो भी हो, बाहर क्यों नहीं आते हो? किस तरह की मदद चाहिए तुमको? जब मैंने ऐसे बोला तो उधर से दोबारा उस बच्ची के हंसने की आवाज आई। वो आवाज सुनते ही मैं डर गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? उसने मुझसे बोला कि मैं यहाँ खो गई हूँ, मुझको घर जाना है। उसकी आवाज बहुत ही धीरे और शांति से आ रही थी। मुझको उसकी आवाज सुन के बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने अपनी टॉर्च को उठाया और जंगल की तरफ देखने लगा। मुझे वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने दोबारा पूछा कि तुम जो कोई भी हो, बाहर आओ। उसका कोई भी जवाब नहीं आया और जंगल से कोई भी बाहर नहीं आया। मैं उस जंगल की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। मेरी पीठ की तरफ मेरी वैन थी और मैं सामने जंगल की तरफ जा रहा था। मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अंदर से हंसने की आवाज ही आ रही थी। शायद मुझको नहीं जाना चाहिए था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई भाग के गया है। मैं दोबारा अपनी वैन की तरफ घूमा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे बस सामने मेरी वैन दिखाई दे रही थी और उसके सामने
मेरी चेयर और जलती हुई आग। मुझे दोबारा उसी तरफ से आवाज आई। मैं दोबारा उस आवाज की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मदद के लिए बुला रही है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था और मेरे पांव रुक ही नहीं रहे थे। मुझको सिर्फ उस बच्ची की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था और अब मुझको डर लगने लगा था। मैं समझ गया था कि हो ना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब है। तभी मैंने सोचा कि मुझे यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। मैं तुरंत अपनी वैन की तरफ भागने लगा। उतने में ही मेरा पैर किसी चीज से बहुत जोर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। मेरे हाथ से मेरी टॉर्च छूट गई और पेड़ पर लड़के नीचे गिर गई। उसकी रोशनी मेरे पैरों की तरफ थी। मुझे वो टॉर्च साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपने हाथ को उस टॉर्च की तरफ बढ़ा रहा था, पर मैं उस टॉर्च तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा पैर किसी चीज में फंसा हुआ था। मैंने जब अपने पैर की तरफ देखा और देखते ही चिल्लाने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ये उसी लड़की की लाश थी और मेरा पैर उसके हाथों में फंसा हुआ था। ये वही बच्ची थी जिसको मैंने सबसे पहले गाड़ी के अंदर से देखा था। इसने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसकी लाश ने पहने हुए हैं। उसको देख के मैं बहुत जोर से चिल्लाने लगा और मैं उल्टियां करने लगा। उसका पूरा चेहरा कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसको मारा हो। पहले तो मुझको लग रहा था कि ये सब मेरा वहम है। मैं अपने होश संभाल ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैंने ठीक से देखा तो वो सच में एक बच्ची की लाश थी। मैं भागते हुए अपनी वैन के पास गया और बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। उस बच्ची की आवाज बार बार मेरे कान में गूंज रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो आवाज बार बार मेरे कान में गूंज रही थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैंने किसी तरह अपने होश को संभाला और पुलिस वालों को अपने फोन से फोन किया और उनको अपनी लोकेशन के बारे में बताया। मैं उनको अपनी लोकेशन के बारे में ठीक से बता भी नहीं पा रहा था। मैं कांप रहा था और बोलते बोलते मुझको उल्टियां भी हो रही थी। मैंने किसी तरह उनसे बोला और उनको सारी चीजें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने यहाँ पे क्या देखा। उन्होंने मुझसे 5 मिनट तक वेट करने को बोला। वो लोग तुरंत वहां से निकल गए। पुलिस वालों को आने में करीब 20 मिनट लग गए और वो 20 मिनट मेरे लिए गुजारना बहुत ही ज्यादा कठिन था। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस बच्ची की आवाज मेरे कान में लगातार गूंज रही थी और मैं वहीं पर गिर गया। मैं बेहोश हो गया और करीब आधे घंटे बाद मुझे होश आया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि 2 पुलिस वाले मुझे उठा रहे थे और साथ में वहां पर एक एम्बुलेंस और 2 पुलिस वाले और थे। मैं देख के बहुत डरा हुआ था। उन्होंने मुझसे यहाँ के बारे में पूछा और मैंने उनको सब कुछ बताया। पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने जब मेरा अल्कोहल टेस्ट किया तो मैंने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी। उन्होंने मुझे तुरंत अपनी पुलिस कार में बैठा दिया और अंदर ही बैठे रहने को बोला। मैंने उनसे बताया कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अब मेरे बात मेरी तरफ से मेरा वकील करेगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो लोग मुझे स्टेशन लेके चले गए। कुछ दिनों बाद मुझे बेल मिल गई और मेरे वकील ने अच्छे से सारी बातें पुलिस वालों को समझाई। जब पुलिस वालों को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा। जब मैं अपने घर में पहुंचा तो करीब 3 से 4 दिन तक सो नहीं पाया। उस बच्ची की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पागल हो रहा था। मैं डिप्रेशन में भी चला गया था। डिप्रेशन की वजह से मैं एंटी डिप्रेशन पिल्स भी खाने लगा और मैं अपने ऑफिस काम करने भी नहीं जा पा रहा था। मेरी जॉब भी छूट गई। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा कभी भी कैंपिंग करने के लिए उस लोकेशन पे नहीं गया। मैंने बहुत लोगों को ये बात समझाई, इस घटना के बारे में भी बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास चला गया और उन्होंने मुझे बहुत संभाला। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी किया और आज भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटी बच्ची रात में सोते वक्त मेरे सामने खड़ी रहती है। ये मेरा वहम है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे उभर नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो छोटी बच्ची शहर के किसी बिजनेसमैन की लड़की है जिसको कुछ किडनैपर्स ने फिरौती के लिए किडनैप कर लिया था और जब सही समय पर पैसे नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने उसको मार के उस सुनसान जगह पर फेंक दिया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि वो जगह इतनी सुनसान थी कि वहां पर जल्दी कोई भी नहीं जाता था और शायद उसके बारे में मैं और वो लोग ही जानते हो। उसके बाद मैं कभी भी उस जगह दोबारा कैंपिंग करने नहीं गया और करीब 6 से 7 महीने बाद
मैं दोबारा अपने काम पे जाने लगा और मैंने नया रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया। अब मैं वहाँ का हेड शेफ हूँ और मेरी लाइफ अब ठीक चल रही है। ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी एशले के साथ, और अब आगे की घटना मैं आपको एशले के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एशले है और ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब है जो कि मेरे साथ घटी थी। वैसे तो इसके बारे में मैंने कुछ ही लोगों को बताया है, और जिसको भी बताया है उन्होंने मुझ पे विश्वास नहीं किया और सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया है। इसलिए इसके बारे में मैं किसी से बताती भी नहीं हूँ। ये घटना घटी थी 2001 में। ये घटना मेरे साथ सदर्न साइबेरिया में घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मैं एक ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी। वहाँ पर मुझे बहुत ही कम छुट्टी मिलती थी, लेकिन मुझे जब भी छुट्टी मिलती थी मैं अपने दोस्त के साथ कैंपिंग पर चली जाती थी। मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद था। हम अपनी पसंदीदा जगह पर कैंपिंग करने के लिए गए। वो जगह हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। हम वहाँ पर हाइकिंग करके जाते थे और हमको बहुत मज़ा आता था। मेरे साथ मेरी एक और दोस्त थी जो काम करती थी। वो भी मेरे साथ कैंपिंग पर गई थी। उसका नाम हैना था। हम जब कैंपिंग के लिए हाइकिंग कर रहे थे तो मैंने पीछे पलट के देखा तो एक आदमी हमारे पीछे आ रहा था। उसकी उम्र हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। मेरे हिसाब से उसकी उम्र 30 या 35 साल होनी चाहिए। वो हमारे पीछे ही आ रहा था। वो हमसे काफ़ी दूर था। अक्सर वहाँ पर हाइकिंग के लिए बहुत से लोग आया करते हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में वो मुझको 2 बार नजर आया, लेकिन उसके पास कोई भी सामान नहीं था। उसने नीले रंग की चेक शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके हाथ में बस एक बैग था जिसको वो अपने कंधे से लगा के चल रहा था। मैं जैसे ही उसको देख रही थी उसने भी मुझे देखा और मेरे देखते ही वो वापस पलट जा रहा था। मैंने हैना से इसके बारे में भी बताया, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो हैना उसको नहीं देख पाई थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कैंपिंग लोकेशन पर जा रही थी। करीब 40 मिनट की हाइकिंग के बाद हम अपनी लोकेशन पर पहुंच गए और वहां पर हमने कैंप सेटअप किया। हमें वहां पर बहुत मज़ा आ रहा था। उस एरिया से हमको ढेर सारे पहाड़ भी दिखाई देते थे। हमने खूब एंजॉय किया और हम उसके बाद जाके सो गए। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मैं और हैना एक दूसरे से बात कर रहे थे। हैना बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए वो मुझसे बात करते हुए सो गई। हम लोगों ने अपने टेंट को अंदर से क्लोज कर लिया था और टेंट के बाहर कैंप फायर जल रही थी, जिसकी रोशनी हमें टेंट के पर्दे पे साफ साफ नजर आ रही थी। मैं भी बुक पढ़ रही थी और बुक पढ़ते पढ़ते मैं भी सो गई। रात के करीब 1 बजे मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही थी। तब मैं उठ गई और उसके बाद मुझको नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस लेटे हुए करवट बदल रही थी। हैना काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसको नहीं जगाया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि टेंट के जिस एरिया पे रोशनी पड़ रही थी वहाँ पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। वो बस चुपचाप आके कैंप के फायर के सामने बैठ गया और उसकी बैठी हुई परछाई मैं टेंट के अंदर से साफ साफ देख सकती थी। वो कुछ नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप कैंप फायर के पास बैठा हुआ था। उसको शायद नहीं पता था कि मैं जग रही हूँ। वो कौन था मुझे नहीं पता। मैंने हैना को भी नहीं जगाया। अगर मैं हैना को जगाती तो उसको पता चल जाता कि हम लोग जग गए हैं। हैना चुपचाप सो रही थी और मैं उसको देख रही थी। वो कुछ नहीं कर रहा था। वो कौन था मुझे नहीं पता। उसकी परछाई देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफी बड़ा इंसान है। कुछ देर बाद मैंने टेंट की एक डोर की जिप खोली और अंदर से देख रही थी। वो वही आदमी था जो हमारे पीछे हाइकिंग की वक्त आ रहा था। उसने ब्लू कलर की चेक शर्ट पहनी हुई थी। पता नहीं उसको कैसे पता चल गया कि मैं उसको देख रही हूँ। उसने मुझसे बोला कि तुम बाहर क्यों नहीं आ जाती हो। जैसे ही उसने ये बात बोली मैं डर गई। मैं तुरंत कैंप के अंदर गई और हैना को जगाने की कोशिश की। हैना काफी ज्यादा डर जाती, इसलिए मैंने उसको नहीं जगाया और एक चाकू अपने पास रख लिया और मैं कैंप के बाहर आई। वो आदमी वहीं कैंप फायर के पास बैठा हुआ था और चुपचाप बैठ के आग को देख रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। वो काफी शांत था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोलना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा
कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बताया कि यहीं पास में पहले उसका घर हुआ करता था। उसकी फैमिली वहीं पर रहती थी। एक रात उसके घर में आग लग गई और उसकी फैमिली उसी घर में जल के मर गई। उसके बाद उसने वो जगह भी छोड़ दी और वो कभी कभी अपने इस घर के पास आ जाया करता है। मुझे ऐसा लगा कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ तो था। जब उसने मुझको ये बात बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने उससे बातें की। वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बता रहा था और अपने बच्चों के बारे में भी बता रहा था। मैंने उससे बोला कि आप रात में यहाँ कहाँ रुकते हो? तो उसने बताया कि मैं बस रात में इस पूरे एरिया में अकेले घूमता हूँ और फिर चला जाता हूँ। जब उसने ये बात मुझे बताई तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। वो मेरे सारे सवालों का जवाब बस एक शब्द में दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसको भूख लगी है? उसने बोला हाँ। मैंने उसको सैंडविचेस दिए और उसने उन सैंडविचेस को खाया भी। मैंने उससे पूछा कि उसके बैग में क्या है, तो उसने बताया कि इसमें मेरे ऑफिस का सामान है। जब उसने ये बात मेरे को बताई तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि आखिर कोई ऑफिस का सामान लेके इतना दूर हाइकिंग करने क्यों ही आएगा। लेकिन मैंने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मेरे से करीब 1 घंटे तक बैठ के बात करने लगा और फिर मुझको नींद आने लगी। दिखने में वो इंसान मुझे काफ़ी नॉर्मल लग रहा था और मुझे उससे किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं चुपचाप जाके कैंप में लेट गई और जाने से पहले मैंने उसको बताया कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। उसने मुझसे बोला ठीक है। उसने मुझसे ये भी बोला कि वो बस कुछ देर में यहाँ से चला जाएगा। मैं चुपचाप कैंप के अंदर चली गई, लेकिन मैं उसकी परछाई साफ साफ कैंप के अंदर से देख रही थी। मुझे वो अभी तक बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने हाथ में चाकू को जोर से पकड़ा हुआ था। मैंने हैना को नहीं जगाया, क्योंकि अगर मैं हैना को जगाती तो शायद उसे पता चल जाता कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। कुछ देर बाद वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ। वो जैसे ही अपनी जगह से उठा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और वो हमारे कैंप के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था। मैं एकदम शांत लेटी हुई थी। मैं सांस तक नहीं ले रही थी। ऐसा ना हो कि उसको मेरे सांस लेने की आवाज़ तक आ जाए। वो हमारे कैंप के पास घूमने के बाद जाके उसी जगह पर बैठ गया। मैं उसकी परछाई को देख रही थी। उसके बाद वो उस जगह से उठ के चला गया और मुझे उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी जो धीरे धीरे हमसे दूर जा रही थी। मैं करीब 1 घंटे तक जगती रही। वो आदमी नहीं आया। उसके बाद मैंने कैंप का जिप खोल के बाहर देखने की कोशिश की। वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद सुबह हो गई और मैंने हेला को उठाया और उसको मैंने सारी बात बताई। हेला ने बोला कि वो कोई आदमी होगा जो हमारी तरफ कैंप करने आया होगा, तुम इतना परेशान मत हो। मैंने उसको बताया कि वो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने हमसे बोला कि हमें सारा सामान पैक करना चाहिए और हम फिर अपने घर की तरफ चले गए। अगले दिन से हमारे यहाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा था, इसलिए मैं ये सारी बातें भूल गई। कैंप से आए हुए हमें 8 दिन हो चुके थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे ग्रॉसरी स्टोर में एक बहुत बड़ा टीवी था जिसमें अक्सर न्यूज़ या म्यूजिक चला करता है। मैंने न्यूज़ सुनी और मैं देख के हैरान हो गई। पुलिस वालों ने एक आदमी का इनकाउंटर किया था जो एक सीरियल किलर था। वो लड़कियों की हत्या कर दिया करता था और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देता था। वो ये काम इतनी सफाई से करता था कि किसी को कुछ पता नहीं चलता था। वो लड़कियों के सारे टुकड़े ऑफिस बैग में डाल के रखता था और उसके पास एक बड़ा सा चाकू भी था। जब न्यूज में उस आदमी के चेहरे को दिखाया गया तो मैं हैरान हो गई। ये वही आदमी था जो मुझे कैंप के साइड में मिला था। मैं देखते ही कांपने लगी और मैं परेशान हो गई। मैंने तुरंत हेला को उसके बारे में बताया। हेला ने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रही थी। मेरे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था, तो मैं शांत थी। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अगर वो एक सीरियल किलर था तो उसने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उसको पता था कि पूरे उस जंगल में मैं और हैना अकेले हैं, लेकिन उसने हमें कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसकी हरकतें देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमें मारना जरूर चाह रहा था। जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकल के बाहर आई हूँ। मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए और मैं कुछ दिनों तक होश में ही नहीं रह पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है बस एक खराब सपना है जो जल्दी खत्म हो जाएगा।
ये घटना मेरे जीवन की सबसे अजीब घटना थी और मेरी किस्मत भी बहुत ज्यादा अच्छी थी कि उसने हमें कुछ भी नहीं किया। मैं आज तक नहीं समझ पाई आखिर उसने हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। इस तीसरी घटना की रियल फुटेज आप घटना सुनने के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। यह घटना घटी थी एक यूट्यूबर के साथ जो कि एक कैंपिंग व्लॉग बनाते हैं। उनके कैमरे में उन्होंने उस घटना को रिकॉर्ड भी किया था। अब आगे की घटना मैं आपको यूट्यूबर सीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सीजे है और मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरे चैनल का नाम एम्बर प्रोजेक्ट है। मैं अपने डॉगी लेंस के साथ अपनी कैंपिंग वैन में अलग अलग जगह कैंपिंग करने के लिए जाता हूं। हम हर कैंपिंग लोकेशन पे जाके 3 से 4 दिन रहते हैं और अपने सारे एक्सपीरियंस और सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। हमें ये काम करना बहुत पसंद है। मेरा डॉगी लेंस बहुत ही प्यारा है और वो अक्सर मेरे साथ हर कैंपिंग ट्रिप में और हर व्लॉग में रहता है। ऐसे ही एक बार हम एक रिमोट एरिया पर अपनी कैंपिंग करने गए। वो एरिया काफी ज्यादा शांत था। हमने उस एरिया में अपनी वैन को लगाया और फिर बाहर निकल के हम लोग खेल रहे थे। साथ ही हमने खाना भी बनाया। लेंस को चिकन बोन बहुत पसंद है, इसलिए वो उनको बहुत आराम से खा रहा था। मैंने सोचा कि मैं एक बियर ले लूं। जैसे ही मैं अपने वैन के अंदर गया, हमने देखा कि हमारा कैंपिंग फ्रिज खराब हो गया है। मैं दोबारा अपने कैंपिंग फ्रिज को वैन से बाहर लेकर आया और उसको ठीक करने लगा। लेंस वहीं कैमरे के पास बैठ के चिकन बोन्स खा रहा था और मैं कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं जितनी बार भी अपने रेफ्रिजरेटर की तरफ देख रहा था, लेंस गाड़ी के पीछे बार बार देख के अजीब हरकतें कर रहा था। मैंने पहली बार इस चीज को इग्नोर किया। उसके बाद मैं दोबारा व्लॉग शूट करने लगा, लेकिन जब उसने ये हरकत दोबारा की तो मुझे डाउट हुआ। मैंने लेंस से पूछा कि आखिर क्या हो गया, तुम गाड़ी के पीछे बार बार क्यों देख रहे हो। उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो काफी सहमा हुआ था। मैंने तुरंत अपना कैमरा उठाया और वैन के पीछे जाके शूट करने लगा। मैंने देखा कि वहां पर एक पेड़ है और उस पेड़ के जस्ट नीचे एक छोटा सा कुआं बना हुआ है। वो कुआं देखने में बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था। उस कुएं को लोहे के दरवाजे से बंद किया गया था और उस पे ताला लगा हुआ था। वो लोहे का दरवाजा और वो ताला काफी ज्यादा पुराना था। वो इतना पुराना था कि अगर मैं एक बार में उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो वो टूट जाए। मैं लेंस को पास में बुला रहा था, लेकिन वो उस कुएं के पास भी नहीं आ रहा था। वो वहीं दूर गाड़ी के पास ही खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस चुपचाप डरा बैठा हुआ था। उसको चिकन बोन्स बहुत पसंद है, लेकिन उसने उनको खाया भी नहीं। फिर मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया और अपने बाकी दिन की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया। रात हो गई थी और मेरे कैमरे की बैटरी भी डेड हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने सारे कैमरे की बैटरीज को चार्ज पे लगा दिया और सो रहा था। मैं अपनी वैन के अंदर ही सोता हूँ और लेंस नीचे सोता है। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और लेंस अचानक से भौंकने लगा। लेंस जब भौंक रहा था तो उसकी वजह से मेरी नींद खुल गई और मैंने उसको शांत कराया। वो डर के आके मेरे पास चिपक गया और वो हिल ही नहीं रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने लेंस से पूछा कि क्या हुआ। उसने किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और तभी मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज मेरे वैन के बाहर से आ रही थी। वो आवाज एक लड़की की थी जो कि गाना गा रही थी और फिर शांत हो गई। उसके कदमों के चलने की आवाज मुझे साफ साफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत जोर जोर से अपने फुटस्टेप्स को आगे बढ़ा रहा हो। वो आवाज मेरे वैन के पास ही घूम रही थी। मैंने वैन की खिड़की से झांक के भी देखा, लेकिन वो मुझे नहीं दिखी। वो किसकी आवाज थी मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर धीरे धीरे वो आवाज मेरे वैन से दूर जाने लगी और लेंस सच में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। सच बताऊं तो मेरी भी हिम्मत वैन से निकलने की नहीं हुई। मेरे कैमरे की बैटरी चार्ज नहीं थी, वरना मैं उस घटना को रिकॉर्ड जरूर करता। अगले दिन सुबह जब मेरे कैमरे की बैटरी चार्ज हो गई तो मैं तुरंत अपनी वैन से बाहर निकला। उस वक्त थोड़ा उजाला भी हो गया था। सुबह के 6 बज रहे थे और कोहरा बहुत ज्यादा था। मैंने तुरंत कैमरा निकाल के गाड़ी के चारों तरफ देखा। मुझे कोई भी फुटप्रिंट्स या कोई भी निशान नहीं मिले। सुबह के वक्त उस एरिया को रिकॉर्ड करते हुए मैं अपनी वैन और उस कुएं से थोड़ा दूर चला गया और मुझे कुछ भी नहीं दिखा।
जब मैं दोबारा अपनी वैन की तरफ घूमा तो मैंने देखा कि मेरे वैन की तरफ एक लड़की जा रही है। उसके बाल काफी लंबे थे। मैं अपनी वैन से करीब 20 यार्ड की दूरी पर था। वो अपने हाथों में कोई सामान लेके मेरे वैन के चारों तरफ घूम रही थी। वो दोबारा उस कुएं की तरफ जा रही थी। जब तक मैंने कैमरा निकाल के उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, वो गायब हो गई। मैंने उसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। शायद वो मेरी आवाज सुन नहीं पाई। मैं दोबारा भागते हुए अपनी वैन की तरफ गया, लेकिन वो मुझे नहीं दिखी। मैंने उस कुएं को भी रिकॉर्ड किया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और तभी लेंस दोबारा भौंकने लगा। मुझे वो लड़की दोबारा नजर आई और वो वहीं पर थी जहां से मैंने उसको पहली बार अपनी वैन की तरफ देखा था। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुकी और इस बार मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। मैंने साफ साफ देखा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और जाते जाते गायब हो गई। ये चीज मेरे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। मैं दोबारा भागते हुए उसी जगह पर गया, लेकिन वो मुझे नहीं दिखी और अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे बार बार ऐसा संकेत दे रही है कि मैं वहां से चला जाऊं। मैंने तुरंत अपना सारा सामान पैक किया और लेंस को गाड़ी में बैठने के लिए बोला और वहां से कुछ ही देर में निकल गया। ये मेरी लाइफ का सबसे भयानक एक्सपीरियंस था। इस घटना की रियल फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।